नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों शेयर करो। अगर आपने बगल में जो घंटे वाला बटन है अगर उसको नहीं दबाया है तो दोस्तों जाके दबाओ। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। महात्मा गांधी। आज हम दोस्तों महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक के बीच में जो जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में दोस्तों चर्चा है करेंगे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म की बात करूँ दोस्तों तो जन्म है गुजरात में हुआ था दोस्तों, और गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके बचपन का नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और अगर मैं इसके पिता की बात करूं तो पिता का नाम करमचंद गांधी था दोस्तों। ये करमचंद गांधी थे, ये पोरबंदर रियासत में दीवान का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? दीवान का कार्य करते थे। इसकी माता का नाम पुतलीबाई था और दोस्तों यह एक प्रकार की धार्मिक महिला थी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाया करती थी। और अगर मैं इसकी पत्नी की बात करूं दोस्तों तो इसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। दोस्तों, महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था वो 13 साल की उम्र में हो गया था। और ये कस्तूरबा बाई जो इनकी पत्नी थी, ये महात्मा गांधी को सहयोग करती थी। अनेक आंदोलन में इसका सहयोग किया था। 1944 में दोस्तों पूना जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कस्तूरबा बाई की, जो इनकी धर्मपत्नी थी। अब दोस्तों आगे चलते हैं और इसकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और इसका शिक्षा का रहस्य क्या था, इसने किसकी शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 1888 में यह शिक्षा के लिए वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। 1888 में दोस्तों, और 1891 में वकालत की पूरी पढ़ाई करके वकील बन करके भारत लौटे थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब इसके वकील बन गया ये महात्मा गांधी, तो इसकी वकालत के कार्य भी तो देखे जाए कि भाई वकालत पर इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। एक नहीं है। अब देखते हैं कि हुआ क्या कि 1893 में साउथ अफ्रीका एक गए थे एक मुकदमा की पैरवी करने। अब मुकदमा की पैरवी करने साउथ अफ्रीका में एक जगह है, उसका नाम था पोर्ट नेटोल। इस पोर्ट नेटोल पर गए थे। मामला क्या था? एक भारतीय व्यक्ति था अब्दुल्ला, इसकी पैरवी करने के लिए गए थे। ये अब्दुल्ला थे, ये मुस्लिम समुदाय से संबंध था इनका। दोस्तों हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका में जो भारत के व्यक्ति थे जो निवास करते थे साउथ अफ्रीका में, उन पर सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। तो इसके विरोध में ये मामला था। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और दोस्तों 1906 में सत्याग्रह शब्द का साउथ अफ्रीका में पहली बार प्रयोग किया गया था। साउथ अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी ने इस मामले की पैरवी के साथ साथ में अनेक कार्य भी किए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको मैं आपको बताता हूँ। 1894 में क्या हुआ था कि नेटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेटोल इंडियन कांग्रेस एक प्रकार की संस्था थी दोस्तों, और इस संस्था का कार्य क्या था कि भारत साउथ अफ्रीका में जो भारतीय व्यक्ति जो निवास कर रहे थे उन पर जो साउथ अफ्रीका की सरकार के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उनके विरोध में एक प्रकार की संस्था बनाई गई थी। ठीक है, आई समझ में आपको कि नेटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वजह से की गई थी कि भारतीय व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उन पर जो अत्याचार हो रहा था उनके विरोध में उनका विरोध करने के लिए यह संस्था तैयार की गई थी 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र और निकाला था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन नामक पत्र। ये इंडियन ओपिनियन क्या था? ये दोस्तों वहाँ पर निवास करने वाले जो भी भारतीय व्यक्ति थे उनको जागरूक करने के लिए ये इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था।
दोस्तों गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम और बनाए थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर मैं उनका नाम बताऊं तो नाम है दोस्तों, एक तो फिनिक्स फर्म है जो कि रुस्तम इनके दोस्त थे, रुस्तम, उस रुस्तम के सहयोग से बनाए गए थे। और दोस्तों ये बनाया कहाँ गया था, फिनिक्स फर्म जो पहला आश्रम था ये बनाया गया था डरबन नामक स्थान पर। डरबन एक साउथ अफ्रीका का एक स्थान है और इस स्थान के निकट में ये फिनिक्स फर्म एक पहला आश्रम बनाया गया था। दूसरा आश्रम का नाम क्या है, तो दूसरा आश्रम का नाम है दोस्तों टोल स्टोय फर्म। टोल स्टोय फर्म है दोस्तों, ये जोहान्सबर्ग में बनाया गया था यह आश्रम, ठीक है। और इस किसके सहयोग से बनाया गया था, तो कोलना बाग के सहयोग से यह बनाया गया था। दोस्तों अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर 9414891961 पर मैं आपको लिख दूंगा और लास्ट में बता भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा। उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से गौर से देखो, आपके बहुत काम की चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। दोस्तों आगे देखिए, अब ये वकालत खत्म हो गई, साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आ गए और 1915 का समय था। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और दोस्तों आते ही इन्होंने क्या किया कि अहमदाबाद गुजरात में जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर ये किराए से रहने लग गए। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अगर मैं देखता हूँ तो आगे देखिए, 1915 में गांधी जी भारत लौट गए, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। अब ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ पे की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी अहमदाबाद में इस जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर ही की गई थी, ठीक है। दोस्तों इस समय क्या हो रहा था कि भारत में प्लेग बीमारी फैल रही थी। अब भारत में जो प्लेग बीमारी फैल रही थी तो इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इस आश्रम को स्थापित करके साबरमती के तट पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, अगर मैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करूं दोस्तों, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करता हूं दोस्तों, तो इस समय क्या थे कि महात्मा गांधी थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे बल्कि अंग्रेजों के साथ में ही थे। क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया गया था, जिससे अंग्रेज लोग खुश थे और महात्मा गांधी को कुछ उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भाई केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी, तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और इसे अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों को भर्ती कराने के लिए इसे सार्जेंट की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी गई थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी गई थी, सार्जेंट की। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सार्जेंट की किसकी उपाधि दी गई थी, सार्जेंट की उपाधि दी गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब बात आ जाती है दोस्तों कि चंपारण 1917 बिहार। दोस्तों ये चंपारण एक जगह है और ये कहाँ है, ये बिहार में पड़ती है दोस्तों। अब इसकी कहानी समझते हैं कि चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में जो बिहार में हुआ था, ये क्या था, इसके बारे में क्या रीजन है, किससे संबंधित था। दोस्तों क्या हुआ था कि इस चंपारण में अंग्रेजों ने किसानों के साथ में एक पद्धति तय की थी। उसमें उस पद्धति को कहा जाता है दोस्तों 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति, इस 3 कठिया पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें किसानों के साथ में ये समझौता किया हुआ था अंग्रेजों ने कि जैसे कि 3/20 3 कठिया पद्धति इसका नाम है कि 20 में से 3 भाग, अगर मैं 100 पर बात करूं तो 100 में से 15% भाग पर किसान यूरोपियन नील की खेती करेंगे। उस समय से कर नहीं लिया जाता था, यूरोपियन नील की खेती करवाई जाती थी चंपारण में। जितने भी चंपारण में निवास करने वाले किसान हैं दोस्तों, उन किसानों से क्या किया जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती करवाने के साथ साथ ही एक बात और थी कि जो नील की खेती करते थे तो उसको जो दाम दिया जाता था वो यूरोपियन व्यक्तियों के द्वारा मनचाहा दाम दिया जाता था। तो इससे किसान ना खुश थे। तो हुआ क्या दोस्तों
कि 19वीं सदी में क्या हुआ, जर्मनी में रासायनिक तरीके से नील की खेती की जाने लगी। वो तो इतनी खतरनाक नील की खेती की जाने लगी कि दुनिया भर में जितनी भी इसकी मांग थी नील की तो वो सारी जर्मनी ने इसे पूर्ति कर दी। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इससे मुक्त होने के लिए उनके पास एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम आपको प्रस्ताव नील की खेती से प्रस्ताव तो हटा तो देंगे, इससे नील की खेती को बंद करने लगे, लेकिन आपको कर देना पड़ेगा, इसके साथ में इसको कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें एक किसान थे चंपारण के, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल क्या होते हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाते हैं और वहाँ पर महात्मा गांधी से मिलते हैं और चंपारण के हालचाल सुनाते हैं कि भाई आप एक बार आके तो देखो, चंपारण में किसानों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी उस चंपारण आने के लिए मानते नहीं है और वे साबरमती आश्रम चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही राजकुमार शुक्ल साबरमती आश्रम पर भी चले जाते हैं और वहाँ पर गांधी जी को मना करके चंपारण ले आते हैं। अंग्रेजों और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ और किसानों को 25% राशि दिलाने में सफल भी रहे थे। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि चंपारण एक सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह में गांधी जी की ही जीत हुई थी। गांधी जी हिंसा से नफरत करते थे, वह अहिंसा से लड़ते थे। उनका जो शस्त्र था वो अहिंसा था दोस्तों। वो शांति से जो भी कुछ समझौता करते थे शांति से करते थे, बिल्कुल लड़ाई दंगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और दोस्तों इस सत्याग्रह में, इस चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी का जो सहयोग करने वाले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो दोस्तों उनमें एक व्यक्ति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर और नरहरि पारिक। दोस्तों ये व्यक्ति थे। इस चंपारण सत्याग्रह का दोस्तों व्यक्ति था एनजी रंगा, उन्होंने इसका विरोध किया था। कौन था? एनजी रंगा, उन्होंने इसका विरोध किया था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है, इस रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब दोस्तों आगे देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह था जो 3 कटीय पद्धति से संबंधित था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ये क्या था। तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ये क्या था। तो देखिए दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि क्या हो रहा था कि 1918 में प्लेग की बीमारी फैल रही थी। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने रखा कि भाई जो मजदूर वर्ग है उनको 70% बोनस दिया जाए। लेकिन मिल मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को 70% बोनस न दे करके 20% बोनस के लिए कहा। उस समय क्या था कि 1918 में प्लेग की बीमारी तो चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ में इसका दबाव भी कम होता जा रहा था। कहने का मतलब खत्म होने के कगार पर थी, इतनी खतरनाक नहीं थी, खत्म होने के कगार पर थी। तो इससे दुखी आकर मजदूरों ने क्या किया कि अहमदाबाद में हड़ताल कर दी। अब भाई हड़ताल कर दी तो अंग्रेज अधिकारी परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ का शासन जो अव्यवस्थित था और उस शासन को स्थापित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और कहा कि आप मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच में समझौता कराओ और इस आंदोलन को समाप्त करो। तो महात्मा गांधी वहाँ पर आए और मिल मालिकों को ना तो 70% बोनस के लिए कहा, ना 20% बोनस के लिए कहा। बीच में एक राशि रखी गई 35% कि भाई आप मजदूरों को 35% बोनस दो। और इस बात को मिल मालिक मान गए और 35% बोनस दिया। तो एक दोबारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी की विजय दोबारा हुई। दोस्तों इसमें एक महिला थी अनसुईया बेन ने महात्मा गांधी का इस आंदोलन में सहयोग किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार इस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आगे चलता हूं। देखिए आगे बात आती है खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। अब भैया खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में ये किसानों से संबंधित था। किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा किसानों से राजस्व वसूल किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी वहाँ पर आए और अंग्रेजों के साथ में उन्होंने कुछ बातें की और एक गुप्त गोपनीय एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें महात्मा गांधी ने
उनसे ये शर्त रखी कि भाई जो किसान ये कर देने के लिए योग्य है उनसे ही कर लिया जाए, और जो किसान कर देने योग्य नहीं है उनसे ये कर नहीं लिया जाए। तो इस बात पर भी वो सहमत हो गए अंग्रेज, और ये इसमें भी महात्मा गांधी की विजय हुई दोस्तों। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसका नाम था हार्डिमन। हार्डिमन ने क्या कहा था? हार्डिमन ने के अनुसार सबसे सफल आंदोलन कहा था इस खेड़ा आंदोलन को। तो दोस्तों ये भी एक, इसमें भी महात्मा गांधी की विजय हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है रोलेट एक्ट। अब भाई ये रोलेट एक्ट क्या था? इसे काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए रोलेट एक्ट कैसे प्रारंभ हुआ और इसके क्या क्या उद्देश्य थे और क्या क्या घटनाएं घटती है। रोलेट एक्ट दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। इसकी अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई थी, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी योजनाएं थी उनको दमन करना, उनको खत्म करना दोस्तों। अब होता क्या है, इस समिति की सिफारिश पर रोलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है दोस्तों। 17 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। अब भाई ये रोलेट एक्ट है क्या? तो रोलेट एक्ट था दोस्तों कि इसमें जो भी क्रांतिकारी नेता थे, जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो भी क्रांतिकारी योजनाएं तैयार की जा रही थी, उनसे संबंधित जो क्रांतिकारी नेता थे, बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के, ना कोई पूछताछ, ना कोई वकील, ना कोई कुछ भी, और डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों को सीधा ही बंदी बना लिया जाता था। तो दोस्तों ये था रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी दोस्तों। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ये एक प्रकार का काला कानून है, और इस काला कानून की संज्ञा दी थी। भारतीयों ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने भी इसका बुरी तरह से विरोध किया दोस्तों महात्मा गांधी ने एक तिथि रखी कि 30 मार्च को पूरे देश में हम हड़ताल करेंगे और ये रोलेट एक्ट को वापस लेना होगा सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से यह 30 मार्च को यह हड़ताल न होकर के 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पूरे देश में की गई थी दोस्तों। पंजाब में, अब एक जगह है पंजाब। अब पंजाब में क्या हुआ दोस्तों, इस रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल की जा रही थी, तो उसमें दो व्यक्ति थे, उभरे हुए नेता थे दो व्यक्ति। एक का नाम था दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम था डॉक्टर किचलू। अब इन दोनों को क्या हुआ दोस्तों, वहाँ की सरकार के, वहाँ के जो अंग्रेजी सेनापति थे दोस्तों, पुलिस प्रशासन था वहाँ के, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को। अब दोस्तों 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में वहाँ के जो नेता होते हैं, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वहाँ की जनता क्या चुप बैठती है क्या? तो कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी संख्या में रैली निकाली गई, वहाँ के किसानों के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में रैली निकाली गई दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या किया, इस रैली पर गोलीबारी कर दी। अब गोलीबारी कर दी तो दोस्तों होता क्या है, गोलीबारी कर दी, इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, कुछ बहुत सारों को चोट भी पहुंची। तो दोस्तों इस पर शांतिपूर्वक बात करने के लिए पंजाब में एक जगह है अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था दोस्तों, एक पार्क था, एक बाग था। उस बाग के चारों तरफ दीवार हो रही थी, दीवार के ऊपर जालियां बनी हुई थी दोस्तों, तो उसे जालियां वाला बाग कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें शांतिपूर्वक बात करने के लिए दोस्तों वहां पर भीड़ एकत्रित हुई। अब होता क्या है कि भीड़ एकत्रित हो गई, वहाँ पर अचानक से जनरल डायर आते हैं और बिना चेतावनी के दोस्तों वहाँ पर जनता पर गोली बारूद चला देते हैं, जिससे कि इतिहास का ऐसा मानना है कि लगभग 400-450 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। आशंका है कि 400 से अधिक लोग मारे गए थे। भारत के लिए वह एक काला दिन था, एक बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। इसका विरोध और रोलेट एक्ट का विरोध तो भारत में ऐसे ही चल रहा था। इसके साथ ही साथ में अब ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था दोस्तों। जनरल डायर ने गोली चला दी थी और इसका विरोध और भारत में और खतरनाक तरीके से बढ़ने लग गया। जो भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहे थे, अब वो भी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध तेजी से करने लगे दोस्तों। भारतीयों ने इसका विरोध किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों। और गांधी जी ने दोस्तों इससे ऐसा भी कहा, इसके बारे में ऐसा भी कहा कि ये हिमालय से भी बड़ी गलती की है जनरल डायर ने दोस्तों। अब दोस्तों जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो होता क्या है कि
अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक हंटर नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में एक हंटर आयोग की समिति बनाई जाती है इसकी जांच करने के लिए कि भाई इसमें गलती क्या है और गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है। अरे भाई सभी दुनिया को पता है कि भाई गलती तो अंग्रेजों की है, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह समिति बनाई गई थी। इसमें दोस्तों 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 सदस्य तो थे अंग्रेज के और 3 सदस्य थे भारतीय। वो 5 सदस्य कौन कौन से थे, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 5 सदस्य, एक तो था हंटर, एक था राइस, एक था रस्किन, एक था स्मिथ, एक था बरो। आप लिख सकते हो, एक था हंटर, एक था राइस, एक था रस्किन, एक था स्मिथ, एक था बरो। ये तो 5 सदस्य अंग्रेजी थे। अगर मैं 3 सदस्य भारतीयों की बात करूं तो एक था सुल्तान अहमद, एक था चिमन लाल और एक था जगत नारायण। दोस्तों इस समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही अंग्रेजों ने एक दस्तावेज तैयार किया और उसके तहत दोस्तों जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया गया। अगर दोस्तों दूसरी तरफ इंग्लैंड का परिणाम देखा जाए तो इंग्लैंड का परिणाम क्या था, जनरल डायर को दोस्तों ब्रिटेन के शेर की उपाधि दी गई थी वहां पे इंग्लैंड में, और दोस्तों इसे 2600 पाउंड का पुरस्कार दिया गया था। अब आप सोचो कि इंग्लैंड में उसकी कितनी तारीफ की जा रही थी, वहां पर इन्होंने भारत में इतनी खतरनाक हरकत की थी कि जो कि ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ये हो गया रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में दोस्तों बात आती है खिलाफत आंदोलन की। अब भाई खिलाफत आंदोलन है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किस वजह से। देखिए प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक सेब्रे की संधि की गई थी दोस्तों। इसके तहत तुर्की देशों का विभाजन किया जाने की घोषणा की गई थी और किया जाने लगा ही था। उसी समय दोस्तों हुआ क्या कि तुर्की के सुल्तान को उस समय खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, खलीफा। अब ये खलीफा क्या होता है, तो मुसलमान समुदाय में ऐसा कहा जाता है कि जो खलीफा होता है वो अल्लाह का सबसे प्रतिनिधि आदमी होता है। कौन होता है दोस्तों, खलीफा होता है। तो मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और इस खलीफा को समाप्त करने के लिए दोस्तों इसका विरोध करते हुए इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब मुस्लिम समुदाय में खिलाफत आंदोलन में कुछ उभरे हुए नेता थे, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया, शौकत अली हो गया, अंसारी हो गए। दोस्तों ये उभरे हुए नेता थे खिलाफत आंदोलन में। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस की घोषणा की गई थी दोस्तों, और अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था सितंबर 1919 में। दोस्तों इस तरफ गांधी जी भी परेशान थे, हिंदू भी परेशान थे, इस तरफ अब मुस्लिम भी परेशान होने लगे। तो गांधी जी ने एक स्वर्णिम मौका समझा इस बात को कि भाई हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, क्यों न दोनों को मिला करके अंग्रेजों को भगाया जाए भारत से। दोस्तों बिल्कुल गांधी जी ने ऐसा ही किया, हिंदू मुस्लिम को एक करने की सोची, और वह उन्होंने क्या किया दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का 24 नवंबर 1919 को आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। अब हुआ क्या था, 1920 में क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया सितंबर माह में। अधिकांश जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे वर्ष के अंत में लगभग दिसंबर माह में एक अधिवेशन बुलाया जाता था दोस्तों, और उसमें साल भर में जो भी बातें होती थी वो की जाती थी, या पर आगे जो बातें हो रही है, आगे जो कुछ मामले, कुछ उद्देश्य, कुछ योजनाएं तैयार की जाती थी वो इस दिसंबर माह में की जाती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, एक प्रस्ताव लिखा और दोस्तों सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन समय से पूर्व ही बुला लिया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने दोस्तों। अब इसके कुछ कारण थे तभी तो ये कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया था। उसके कारण थे दोस्तों, पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था उसका विरोध किया था, इसमें कुछ बातें बताई गई थी। खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया था इस कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों। इसका विरोध एक व्यक्ति था, उसका नाम था चित्तरंजन दास यानी सीआर दास ने किया था। लेकिन जब दिसंबर में जो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये सहयोगी हो गए थे इसका। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि दिसंबर में 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था इसकी, ठीक है। अब ये हुआ क्या था, दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखिए कि ये 35वां अधिवेशन था। पहली बात तो ये कांग्रेस का जो अधिवेशन 1920 दिसंबर माह में आया था ये वाला,
इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव रखा गया था। और यह प्रस्ताव लाया कौन था? तो दोस्तों यह प्रस्ताव लाया गया था C.R. दास के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वीर राघवाचार्य द्वारा ये नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। ठीक है। अब असहयोग आंदोलन के विरोध में कुछ कांग्रेस के कुछ क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, जैसे कि एनी बेसेंट थी, अपने जिन्ना थे, बिपिन चंद्रपाल थे, शंकर नायर था और चंद्रावरकर भी था दोस्तों। अब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। अब 1920 की बात आ जाती है और 1920 में दोस्तों क्या होता है? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी कांड होने के कारण दोस्तों ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी जाती है। अभी चोरी कांड क्या था दोस्तों? तो पुलिस ने इस कांड में क्या होता है, लोगों पर लाठीचार्ज की थी, जिससे लोग आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए और पुलिस स्टेशन को जला दिया और कई पुलिसकर्मियों को दोस्तों उन्होंने मार भी दिया। इस वजह से दोस्तों गांधी जी थे वो हिंसा को समर्थन नहीं करते थे, अहिंसावादी व्यक्ति थे। तो उन्होंने इससे आक्रोश गुस्सा होकर के दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बात आगे आती है दोस्तों 1923 की। देखते हैं 1923 में क्या हुआ था। 1923 में इलाहाबाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। 1923 में क्या हुआ था? इलाहाबाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है दोस्तों और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने संविधान का निर्माण करना दोस्तों। उसके बाद में देखिए 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक बेलगांव। दोस्तों एकमात्र ऐसा ये अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों। एकमात्र ये कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक का। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी के द्वारा स्वराज पार्टी का समर्थन किया गया था। क्या किया गया था इसमें? गांधी जी के द्वारा दोस्तों स्वराज पार्टी का समर्थन किया गया था, जो कि इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखिए दोस्तों 1926 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। 1926 में क्या हुआ था दोस्तों? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ। भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी दोस्तों और इसमें 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था साइमन कमीशन ने। लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारतीयों ने विरोध किया और कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगने लगे और इसमें लाठियों का प्रहार हुआ दोस्तों। अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा, अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठियां चलाई गई और इसमें पंजाब का एक नेता था, उभरा हुआ नेता था लाला लाजपत राय, उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। वह इस तरह से कि 1927 में ही दोस्तों बटलर समिति बनी थी और इस एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये 1927 की बटलर समिति। इस बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार और राज्यों के बीच में जो संबंध में जो सुधार हो रहा था, सरकार और राज्यों के बीच में संबंधों का सुधार करना, सरकार और राज्यों के बीच में संबंधों का सुधार करना इस बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य था। इसका निर्माण हुआ था 1927 में। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बटलर समिति क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कब लागू की गई थी, कब बनी थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। अभी नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किस तरीके से हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे, क्योंकि उसमें संविधान का निर्माण करने के लिए जो साइमन कमीशन 1927 में आए थे उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी कि अब आप इस संविधान का निर्माण कर लो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने एक समिति का गठन हुआ था। 7 सदस्यीय समिति थी ये और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और अंसारी ने की थी दोस्तों। और हुआ क्या कि इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया और इसमें क्या था कि संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था दोस्तों। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट सामने आई दोस्तों। आगे देखिए 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर। अब भाई ये क्या है, तो देखिए इसकी अध्यक्षता 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था दोस्तों। इस कांग्रेस अधिवेशन की 2 मुख्य बातें हैं, वो
क्या क्या है, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य आया आपको कुछ समझ में कि भाई गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा क्यों गई थी, क्योंकि संविधान का निर्माण करने के लिए गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। अब दोस्तों आगे देखिए, 1930 में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 1930 में जो सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। दोस्तों कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इन तीनों सम्मेलनों में एक उभरे हुए व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तीनों सम्मेलनों में शामिल थे। इस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों संविधान का लगभग 40% भाग पूरा हो गया था। अब बात आती है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस तरीके से हुआ था। दोस्तों कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। ठीक है, गांधी जी ने दोस्तों क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण करने से पहले उस समय भारत के वायसराय इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। उनके पास में एक मांग पत्र भेजा था, लेकिन इस मांग पत्र को जो भारत के वायसराय थे, जो इरविन थे, उन्होंने इस पत्र को खारिज कर दिया। अब दोस्तों खारिज कर दिया तो इसके फलस्वरूप क्या किया दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था दोस्तों। और अंत में जाके क्या हुआ, 1931 में भारत के वायसराय गांधी और इरविन के बीच में, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जो समझौता हुआ उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया। आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1935 में भारत सुधार अधिनियम, एक मिनट दोस्तों, 1935 में भारत सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार दोस्तों सांसदों की सीट को निर्धारित किया गया था इस भारत सरकार सुधार अधिनियम के तहत। लेकिन दोस्तों निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। तो दोस्तों क्या हुआ, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग की। दोस्तों होता क्या है, इस मांग को दबाने के लिए 1942 में दोस्तों क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्या आया दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया और इसके तहत भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। अगर दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और यह प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों, मुंबई और कोलकाता से। गांधी जी ने पहले ही 9 अगस्त 1942 की डेट दे रखी थी कि भाई उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन होगा। और दोस्तों उससे पहले जब अंग्रेजों को ये बात पता थी, तो 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजी सेना के द्वारा एक ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन जीरो कब चलाया गया था, तो 1942 में क्या होता है, ऑपरेशन जीरो चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। और सभी भारतीय क्रांतिकारियों को दोस्तों इसके तहत, ऑपरेशन जीरो के तहत जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और आगे देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ दोस्तों। 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, इसके अंतर्गत दोस्तों भारत का संविधान बनकर तैयार किया गया था। ठीक है, 1947 में अब आगे क्या होता है दोस्तों, इसके तहत में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत। 1947 में होता क्या है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आती है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना दिया जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा थी दोस्तों, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में शाम के समय की बात है दोस्तों, बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा दोस्तों गोली चलाकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से लेकर उनकी मृत्यु तक का इतिहास रहा दोस्तों, जो कि अधिकांश एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों,
तो इस नंबरों पर 9414891961 पर मैसेज कर दीजिए, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। और अगर ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों आपका ही तो भाई हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में किस बात की कंजूसी। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।